Good morning, everyone. So today we are going to solve the NEET 2022 Phase 1 क्वेश्चन पेपर. बहुत अच्छा पेपर था, ट्रिकी पेपर है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें. So the first question, which of the following PV curve represents the maximum work done? So if you observe here, this is a cyclic process, isothermal cyclic. So cyclic में work done क्या हो जाता है हमारा जीरो, मतलब A मेरा ऑप्शन नहीं है. तो अगर मैं जाऊं B के लिए, अब एक बात और है कि जो वर्क डन है वो होता है आपका माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी. दैट मींस एरिया अंडर द कर्व शुड बी मैक्सिमम फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वर्क डन. तो इसका मतलब हो गया कि पहले एरिया अंडर द कर्व जो है वो मैक्सिमम देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया साइक्लिक, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है बिकॉज एरिया अंडर द कर्व है. ऑप्शन सी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, दैट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है. एंड ऑप्शन डी, अगर आप बी और डी को कंपेयर करो तो एरिया अंडर द कर्व बी में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डी. सो बी को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर अवर राइट आंसर. चेक कर लेते हैं एक बार. सो दिस आंसर इज राइट आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Okay. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. ICL is more reactive than I2. ICL bond is weaker than II bond. So in this question, assertion ICL is more reactive than I2. ICL bond is weaker than II bond. Okay. ICL हमारे पास क्या है? ICL है हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड. अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है दैट इज लेस देन दी हेलोजन कंपाउंड्स. इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपका ICL है वो ज्यादा आयनिक हो जाएगा एंड I2 आपका क्या हो गया, ज्यादा कोवेलेंट हो गया. और रिएक्टिव जो है वो ICL की ज्यादा होगी, I2 की क्या होगी, कम होगी. दैट मींस ये असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ. आंसर चेक कर लेते हैं इसका. तो देखिए, दिस इज अगेन द राइट आंसर दैट वी हैव गॉट. सो दिस इज द कांसेप्ट, दिस आर द ट्रिक्स दैट यू शुड अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट है, व्हिच कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो एरोमेटिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है. तो ऑप्शन ए जो है वहां पे तो 4n+2 पाई प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, हर एक चीज जो है वो फॉलो हो रही है. तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, इधर आएगा, कॉन्जुगेशन है. मतलब ए तो आप देखने से ही रिमूव कर सकते हो कि ए हमारा ऑप्शन नहीं है. अगर मैं देखूं ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में भी कॉन्जुगेशन है. कैसे? यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वहां शिफ्ट हो जाएगा. मतलब अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कार्बोकेटाइन की प्रेजेंस है. दैट मींस बी भी हमारा ऑप्शन नहीं है. अगर मैं जाऊं ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी एरोमेटिक है. व्हाई? बिकॉज आपके पास कार्बोकेटाइन बना हुआ है, साइक्लिक है और एक पाई बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. दैट मींस यहाँ पे भी आपका क्या है, एरोमेटिसिटी मेंटेन है. तो डेफिनेटली आप बिना देखे हम क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है. ये है भी राइट आंसर बिकॉज इस एरिया में हमारी कॉन्जुगेशन है, यहां पे कॉन्जुगेशन मिसिंग है. ओके, सो दैट इज द रीजन कि ये हमारा एरोमेटिक नहीं है. हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ. चेक कर लेते हैं. देखो, दिस इज अगेन द राइट आंसर. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 4. IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद 119. अब ये क्वेश्चन जो है आपका वो लेस देन 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है. 119, 1 मींस अन, 1 मींस अन, 9 मींस इन, इनियम. ऑप्शन नंबर ए. कुछ सोचना करना ही नहीं है, राइट आंसर. तो ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपका टाइम बचाएंगे. 50 मिनट्स में केमिस्ट्री, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चंस आपको टाइम बचा के देंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं. मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो मैच लिस्ट 1 और 2 है उसमें कभी भी चारों ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक या दो ऑप्शन को आप मैच करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है, अब मैग्नीशियम हो गया आपका ग्रुप 2 एलिमेंट. ग्रुप 2 एलिमेंट सारे के सारे आयनिक होते हैं, मतलब ए का क्या है, 4 है. तो एक बार ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे. अब ए का जो 4 है वो एक ही जगह पे है,
ए का 4 सिर्फ यहां है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 2 है, मतलब मेरा बिना देखे आंसर क्या है? ए। तो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आपको पता चले कि जो मैंने टिक किया है वो राइट ऑप्शन टिक किया है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, A4, बाकी तो मुझे चेक ही नहीं करने। माय आंसर इज राइट आंसर। तो यहां पे आपका फिर से कितना टाइम बचा? कम से कम 40 सेकंड सेव हो गए। 40 सेकंड पिछले क्वेश्चन में सेव हुए थे, 40 इसमें सेव हुए, तो आपने 1.5 मिनट तो यहीं पे सेव कर लिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन स्पेयर टाइम फॉर फिजिक्स आल्सो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए एंजाइम के बारे में बात करना उनके घर का काम हो जाता है, तो उनको लगता है कि हम अपने घर में ही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है कि एंजाइम इनकरेक्ट आपको ढूंढना, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। दे आर बायोकैटालिस्ट, ट्रू है, हमारे पेट में भी होते हैं एंजाइम, खाना डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइक केमिकल कैटालिसिस एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, एकदम सही है, क्योंकि अगर हम ऐसा बोला जाता है कि अगर हम हमारे पेट में एंजाइम ना हो तो खाना डाइजेस्ट होने में सालों लग जाते हैं, एक मील डाइजेस्ट करने में। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स तो नहीं होते हैं, दीज आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। यस, जैसे शुगर को डाइजेस्ट करने में आपका हर एक चीज के लिए हम एक पर्टिकुलर एंजाइम यूज करते हैं। तो डेफिनेटली जो मेरा सही आंसर है वो है सी। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट अगर इसमें भी 1 से 1.5 मिनट लेगा तो भाई गलत बात है ये। तो ये आपका 20 सेकंड 30 सेकंड का आंसर, देखो सही आंसर आ गया। तो 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास 2 साइनाइड है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +2 है, यहाँ पे 0 है, वाटर इज न्यूट्रल। तो दैट मीन्स कि मेरे पास दोनों की ऑक्सीजन स्टेट 1-1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये 2 है, ये 2 है, मेरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मेरा ऑप्शन नहीं है। अब या तो C है या D है, लेकिन क्योंकि एक वाटर है एक साइनाइड है, वाटर को हम लिखते हैं एक्वा। अब अल्फाबेटिकली लिखा जाता है तो एक्वा पहले आता है, साइनो बाद में आता है, तो मतलब C नहीं है, मेरा आंसर D है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स लगने वाले थे। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, आंसर नंबर डी। तो वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है xenon 4f7 5d1 6s2। So this is the configuration। अब उसने बोला है कि लोएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों है। अब इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, तो दैट मीन्स साइज स्मॉल हुआ, ये तो नहीं है क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट का साइज हमेशा बड़ा रहेगा। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी हो सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, हाई बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि 4f7 आ गया। 4f7 का मतलब क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, तो कभी भी एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करते हैं, तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? बी। हालांकि वी वर नॉट श्योर कि इसमें हाई एक्सचेंज एंथैल्पी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज करके और थोड़ा सा ट्रिक का यूज करके हमने आंसर बी निकाला है। तो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आया। तो दिस इज यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करो ट्रिक्स के साथ। अगला क्वेश्चन है, अमंगस्ट द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इन दिस क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, ClF3। ClF3 का मतलब क्या हो गया? इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो मतलब इसमें 2 लोन पेयर आएंगे और 3 बॉन्ड पेयर आएंगे। IF5 का मतलब हो गया 1 लोन पेयर आई गेस और 5 बॉन्ड पेयर। 5 2 10, हाँ शायद। SF4 में 2 लोन पेयर आएंगे, XCF3 में 3 लोन पेयर आएंगे। अब लोन पेयर रिपल्शन तो मैक्सिमम पूछी हुई है, तो आपको स्ट्रक्चर से आंसर आ गया कि XeF2 है। चेक कर लेते हैं इस आंसर को एक बार फिर से। तो लेट अस सी इफ सो दिस इज अगेन द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन में वही चीजें दी हुई हैं जो हमने अभी डिस्कस करी थी। सो नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। सो हियर देयर डाइबोरेन स्ट्रक्चर के बारे में नॉट करेक्ट का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। देयर आर 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ट्रू है।
4 terminal and yes, they lie in the same plane. The 4 terminal hydrogen atoms and 2 boron atoms lie in the one plane. ये भी true है. Both boron atoms are sp2 नहीं होता. अगर B2H6 की बात करें तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ ऐसी बनती है. बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. अब हर एक बोरॉन के कितने बॉन्ड्स बने यहाँ पे? 4 बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन sp3. इन्होंने क्या मेंशन की है? sp2. तो चारों के चारों ऑप्शन पढ़ो, देन आपको आंसर देना है. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ. सो लेट अस चेक इफ दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट. सही होगा? यस, दिस आंसर इज अगेन correct answer. So moving to the next question. Given below are two statements. Statement 1, the boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons of comparable molecules because of weak molecular association in aldehyde ketone due to dipole-dipole interaction. Okay. Statement 2 है the boiling point of aldehyde and ketones are lower than alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. तो देखिए इसका आंसर. अब हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कीटोन्स और एल्डिहाइड का ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे हल्का फुल्का सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जनरेट हो जाती हैं ड्यू टू द कार्बोनाइल RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड O एंड R'. तो यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा पॉजिटिव, ये जो इंटरेक्शंस हैं वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं. अब पता है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मतलब ये ट्रू है और ये भी ट्रू है बिकॉज अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड से ही बढ़ता है. तो वी विल गो विद statement 1 and 2. Both are correct. So let us check this answer. We got this answer right. So moving to the next question. Given below are two statements. Statement 1, the boiling point of following hydrides of group 16 elements increase in the order. Okay, अब यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर है वो उल्टा होता है. Why? Because यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स. The boiling point of these hydrides increase with increase in molar mass. ये भी गलत है. Why? क्योंकि यहाँ पे बड़ा फैक्टर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसका मतलब हो गया कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग हैं. स्टेटमेंट 1 and 2 both are incorrect. We have got this answer right. तो कई बार दिक्कत आ जाती है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा. तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. The given graph is a representation of kinetics of a reaction. Okay, x है, y है. Then y and x axis for 0 and first order reactions respectively. Okay, मतलब y आपका 0 के लिए है, x आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है. तो आपको निकालना है 0 ऑर्डर, कंसंट्रेशन एंड दिस थिंग. ओके, तो we know that rate is equal to K into A raised to power 0 for 0 order reaction and T half is equal to 0.693 upon K for first order reaction. तो इसका मतलब होगा कि both are independent of concentration. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे y एक्सिस कंसंट्रेशन है और y एक्सिस T हाफ है, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज T हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो मतलब ये मेरा आंसर नहीं है. यहाँ पे y आपका कंसंट्रेशन है, यहाँ पे x कंसंट्रेशन है. इफ बोथ रिप्रेजेंट द सेम ग्राफ, हाउ द एक्सिस आर इंटरचेंजिंग विद ईच अदर, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है. यहाँ पे y आपका रेट है, x कंसंट्रेशन है, y T हाफ है, x कंसंट्रेशन है. x कंसंट्रेशन मतलब सही है. अब रेट को आप टी हाफ से रिप्लेस कर सकते हो. वी कैन, बिकॉज दिस इज द थिंग दैट इज मेंशन्ड हियर. दैट मींस सी मेरा आंसर हो सकता है. y आपका रेट है, y रेट है, सही है. x कंसंट्रेशन है और यहाँ पे x क्या है? टी हाफ. नाउ अगेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब डी भी मेरा आंसर नहीं है. तो अगर आप कंसेप्ट और ट्रिक्स, एलिमिनेशन सब कुछ मिक्स करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ. चेक कर लेते हैं इस आंसर को. So this is again right answer. So इस हिसाब से आप हर एक चीज को मिक्स करके आपको आंसर मिल जाएगा. Next, the incorrect statement regarding chirality is SN1 reaction is 1:1 mixture of both enantiomer. सही है. SN1 में आपका D plus L दोनों बनते हैं. The product obtained by SN2 reaction of haloalkane giving chirality at the reactive site shows inversion of configuration
ट्रू है. Enantiomers are superimposable mirror image on each other. They are not superimposable. They are non-superimposable. मतलब C ही मेरा आंसर है. D भी देख लेते हैं. Racemic mixture shows zero optical rotation. NCERT की लाइन है ये, क्योंकि बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि racemic mixture may show optical rotation, but NCERT says it shows always zero. So definitely we are going with option number C. चेक कर लेते हैं इसको. So we have got this answer right. Moving to the next question. Which of the following sequence of reaction is suitable to synthesize chlorobenzene? So benzene Cl2 anhydrous FeCl3, तो ये तो हमारा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि बेंजीन लोगे आप Cl2 और यहाँ पे लोगे लुईस एसिड FeCl3, तो हमें मिलता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. ये तो सही है. अगर मैं ऑप्शन सेकंड देखूं तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा CuCl. अब ये सैंडमेयर है कि गेटरमैन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में. ये कौन सा रिएक्शन है? लेकिन यहाँ पे फिनोल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए एनिलीन, तब जाके आंसर बनेगा. देन ये ऑप्शन सी तो देखने से एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि ऐसे कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है जिस मेथड से बेंजीन बनता हो. एंड ऑप्शन डी NH2HCl हीटिंग, यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन नहीं होती है. सो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी ए. चेक कर लेते हैं इसको. हाँ, ये हमारा आंसर सही आंसर आया है. तो भाई छोटी छोटी चीजें हैं दैट यू हैव टू यूज द बेसिक थिंग्स. NCERT लेवल प्रिपरेशन you should require. So identify the incorrect statement from the following. So all the 5d orbitals are different in size when compared to respective 4d orbitals. Yes, this is a true statement. सही है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा. All the 4d orbitals have shapes similar to 3d. True है, because shapes तो सेम ही रहती हैं, 3d और 4d और 5d और 6d, तो साइज बड़ा होगा. In an atom all the 5 3d orbitals have equal energy in free state. ये भी ट्रू है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले आप लोगों को डीजेनरेट स्टेट चेक करते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है. आफ्टर डीजेनरेसी उनकी एनर्जी लेवल चेंज होता है, तो मतलब डी मेरा आंसर है. पढ़ भी लेते हैं. द शेप ऑफ dxy dyz dzx हैव सेम आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² dz² आर सिमिलर टू ईच अदर. ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि dz² जो होता है वो आपका एकदम अलग शेप का ऑर्बिट होता है. तो मतलब हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ. लेट अस सेलेक्ट डी एंड चेक दिस आंसर. So this is again my correct answer. So moving to the next question. 16 question हमने solve कर दिए हैं. 17th question. Jaldahal method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compounds. अब आपको पता होना चाहिए कि जल्डाहल मेथड किसके लिए यूज नहीं किया जाता. किसके लिए यूज नहीं किया जाता? आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हो, आपके डाईएजो कंपाउंड्स हो, या फिर रिंग के अंदर कहीं नाइट्रोजन आ जाए. इन सबके लिए डूमा यूज किया जाता है, जल्डाहल यूज नहीं किया जाता. दैट मीन्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा नहीं है. ऑप्शन बी रिंग के अंदर आ गया. ऑप्शन सी डी सी मेरा राइट ऑप्शन है. तो आपको अगर जल्डाहल मेथड के बारे में पता है तो आप 15 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो. तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि डूमा और जल्डाहल में किस किस कंपाउंड की एस्टिमेशन होती है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट क्वेश्चंस गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Statement 1 is a true statement. Why? Because acidity of anything is directly proportional to -I, and nitro groups gives you electron withdrawing effect, that is -I effect. Ortho, meta and para nitrophenol will have the same acidic strength. ये गलत है, ये होता है PMO, para nitro, meta and ortho, because ortho nitrophenol जो होता है आपका उसका OH एक हाइड्रोजन बॉन्ड में ट्रैप हो जाता है यहाँ पे. तो ड्यू टू दिस थिंग यहाँ पे एक 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बाहर नहीं जा पाता ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड इसकी एसिडिटी कम हो जाती है. मतलब आपकी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 आपकी फॉल्स आ जाती है. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ट्रू इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी. सो वी हैव गॉट दिस आंसर राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19.
At 298 Kelvin, the standard electropotential of Cu2 plus zinc and this much. On the basis of standard electropotential, predict which of the following reaction cannot occur. Reaction cannot occur means the E naught value of that reaction must be negative. So now this question इसका E naught negative होना चाहिए. तो अगर सब लोगों को याद हो तो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, लिथियम से स्टार्ट होती है, फ्लोरीन तक जाती है. तो उसके हिसाब से आप देखो यहां से यहां क्या हुई है, कॉपर की रिडक्शन, और यहां से क्या हुई है, ऑक्सीडेशन. मतलब ये तो हमारा ट्रू है. ऐसा ही होता है. जिंक कॉपर जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिक है, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है. कॉपर और यहाँ पे कॉपर की हुई रिडक्शन और आयरन की हुई ऑक्सीडेशन. तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करोगे तो वहां आयरन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है. मतलब ये भी हमारा ट्रू आंसर है. यस, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन होती है, नीचे वाले की रिडक्शन होती है. आयरन की हुई यहाँ पे रिडक्शन और Zn की हुई यहाँ पे ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिर से चेक कर लोगे तो आपको फिर से वही एकदम सही मिलेगा. आयरन की रिडक्शन होगी, आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है. तो मतलब हमारा ये भी ट्रू है. तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स. अगर आप देखो तो यहाँ कॉपर की हो रही है रिडक्शन और सिल्वर की हो रही है ऑक्सीडेशन, जो कि गलत है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिल्वर की रिडक्शन होनी चाहिए, कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए. फिर भी अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं एक बारी इसका आंसर पुट करके. सिल्वर ये बन जाएगा कॉपर माइनस सिल्वर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉपर हियर? कॉपर इज 0.34 माइनस 0.8, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.56. नाउ E naught is negative in this case, so our answer is D. तो आप चेक कर सकते हो. अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो याद करनी पड़ेगी. उसके लिए ट्रिक्स मैंने अपने बच्चों को बता रखी हैं. किसी दिन आप सब लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाएगा, आप उसको याद कर लेना. तो मेरे बच्चों ने तो सीधा सीधा इसका आंसर डी लगा दिया होगा. तो हम जस्ट चेक, डी ही है क्योंकि उसका E naught जो है वो नेगेटिव आ चुका है हमारे पास. तो डेफिनेटली डी इज माय राइट आंसर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? Primary aliphatic amines react with HNO2 to give unstable diazonium salt. Okay. Primary aromatic amines react with HNO2 to form diazonium salt, which are stable even at 300 Kelvin. So in this question, primary ये तो true है because it forms unstable diazonium chlorides salts. ये true statement है. Primary aromatic amine इसमें ये false है. क्यों? बिकॉज जब आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो तो कंडीशन होती है NaNO2 प्लस HCl और HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे है 300 केल्विन, दैट मीन्स इट इज 27 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंशन है? 0 to 5 डिग्री. आपका डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा आइस कोल्ड वाटर में ही बनता है और इसका टेम्परेचर 0 to 5 ही मेंटेन रखना पड़ता है. तो जो भी रिएक्शन आप करोगे इसी टेम्परेचर पे करोगे. दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो अब ऑप्शन देख लो ये कौन सा है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारा आंसर सही है. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21. सो 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute, there is hardly 20 सेकेंड का क्वेश्चन है. ये कैसे करोगे इसको? परेशान नहीं होना. What is the formula of molality? Molality is equal to N upon V into 1000. What is the molality? 1 is equal to 0.5 upon W होता है upon W into 1000. तो W is equal to 0.5 into 1000 is 500 ग्राम because it is weight. तो क्या मिला आपको आंसर? बी. हार्डली 20 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा इसका. तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा आंसर नंबर बी. चेक कर लेते हैं. हाँ, सही आंसर मिला हमें. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. RMgX plus CO2 dry ether gives this. What is Y in the above reaction? अच्छा क्वेश्चन है. In this reaction we have CO2. तो C डबल बॉन्ड O, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये देगा CO पॉजिटिव नेगेटिव. व्हाट इज RMgX? अब सबको पता है कि यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो R को आप भेज दो इधर, सॉरी यहां नहीं भेजना, कार्बन के ऊपर भेजना है यहां, और Mg को भेज दो यहां.
तो ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। X के ऊपर पॉजिटिव मत डाल देना, ऑप्शन नंबर ए। तो सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो यहां से आपको मिल जाता। कितने टाइम का क्वेश्चन था? मेरे हिसाब से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। हाँ, सही आंसर, वी हैव गॉट दिस आंसर राइट। तो 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू हाफ सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है। एक्चुअली इन नीट दिस वाज मेंशन्ड 1.510 वोल्ट, इट वाज प्लस नॉट माइनस। तो हम इसको करेक्शन कर लेंगे यहीं पे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो वी हैव टू चेक O2, दैट मीन्स हमें चेक करनी है स्पॉन्टेनिटी, दैट मीन्स डेल्टा G शुड बी नेगेटिव, दैट मीन्स E नॉट शुड बी पॉजिटिव। अब MnO4 जो है वो गया यहां, हाफ O2 ने दिया वाटर, दैट मीन्स मैग्नीशियम की हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीजन की हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि इसका E नॉट फाइंड कर लेते हैं। तो E नॉट इज इक्वल टू ER माइनस EL। तो ER कितना है आपका 1.150 माइनस 1.223, तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव आएगा, समथिंग पॉजिटिव आएगा। ओके, वैल्यूज कितनी गिवन है? 287, 2.73। ओके, 2.7 तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। तो थोड़ा सा देखने से हमें पता चल जाएगा, यस आंसर नंबर ए है। व्हाई? बिकॉज इसका जो ई नॉट है वो पॉजिटिव आ रहा था, दैट मींस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स जो प्योर CaCO3 है आपका, वो आपके पास आ जाएगा 95/100। अब इसके अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं तो 95/100 इंटू गिवन मास अपॉन 100। वाई? बिकॉज द कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास वो भी 100 होता है। ओके, सो अब HCl इज इक्वल टू 2 इंटू CaCO3, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी यहां नहीं आएगा 2, यहां आएगा 2HCl इज इक्वल टू CaCO3, यहां पे कुछ नहीं आएगा। तो दैट मीन्स 2 इंटू 95/100 इंटू m अपॉन 100 इज इक्वल टू HCl। सो दैट मीन्स HCl इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा अब सॉल्व करना पड़ेगा, 95 इंटू 2 कितना बन जाएगा? ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, 95 इंटू 2 अपॉन 10,000, सो अप्रोक्सीमेटली 190/1000 इंटू 0.5। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मेरे पास 1.2 या 3 के आसपास आ रही है, 1.3। कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं। सो 1.95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5 इंटू ओके 1.31 के आसपास आ रही है। मतलब ये मेरा जो आंसर है ओके, प्योर CaCO3 चाहिए। फिर से सॉल्व करते हैं इसको, हमने गलत किया इसको। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अब CaCO3 आपका 95% प्योर है, दैट इज 95/100 इंटू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब 2HCl is equal to CaCO3, that means HCl is equal to 2 times CaCO3। तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 95 अपॉन 1000 इंटू m इज इक्वल टू 0.5 ओके अपॉन 1000 इंटू 50 सॉरी 50 अपॉन 1000 अपॉन 1000। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू 95 इंटू
ये डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय 5. यस, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.317 ग्राम. सो दैट मीन्स बी इज माई राइट आंसर. बी शुड बी माई राइट आंसर. तो चेक करते हैं इसको एक बार. बी शुड बी राइट आंसर. 1.317, 1.32. हाँ, एकदम सही आंसर है हमारा. सो दिस वी हैव गॉट right answer. So moving to the next question, question number 25. The pH of solution containing 50 ml of each of 0.1 molar sodium acetate and 0.1 molar acetic acid pKa इसका गिवन है. अब अगर आप इनका फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्या बना हमारे पास CH3COONA और ये है आपके पास एसिटिक एसिड. So here we will use the buffer. So pH of buffer is equal to pKa plus log of salt concentration upon acid concentration. So it is equal to 4.57 plus log of what is the concentration of salt? Salt is 0.1 upon 0.01. So that means 4.57 plus log 10. Log 10 is 1. So that means 5.57. आप ऑप्शन में ऑप्शन ए ही है. ठीक है. सो वी हैव गॉट ऑप्शन नंबर ए एज अवर राइट आंसर. लेट अस चेक दिस ऑप्शन. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी. मैंने आपको बहुत बार बोला कि आप पहले किसी एक को मैच करो, आपको आंसर मिल जाता है मैक्सिमम में. अब साइनोहाइड्रिन इज HCN A3A2A1. दैट मीन्स डी ही होगा. तो आपके सामने आंसर पड़ा हुआ है. तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब डी ही आंसर है. तो सिर्फ एक चीज को मैच आपने किया एंड यू हैव गॉट द राइट आंसर इफ वी आर नॉट रॉन्ग. A4 ही है, साइनोहाइड्रिन ही देता है. देखा, सही आंसर आ गया. तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which amongst the following is incorrect? Okay, bond order of O2, O2 plus, O2 minus are this. हाँ, ये true है हमारा. Why? Because bond order of O2 is true. तो O2 plus is 2.5 and then ये true है. C2 molecule has 4 electron in its 2 pi molecule. Yes, ये नीट में पहले भी आ चुका है कि pi 2px pi 2py ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे सिर्फ पाई बॉन्ड होती है. H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन. ट्रू है, मतलब डी ऑप्शन है. अब ऑक्सीजन जो O2 होता है इट हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16. ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है. O2 प्लस इज 15 इलेक्ट्रॉन. दैट मींस ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता. ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक ही होगा. तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. सो वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 28. Statement 1. In Luca test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with the concentration HCl and ZnCl2. This is a true statement. Primary alcohols are more reactive and immediately produce turbidity. This is a wrong statement. That means statement 1 is true and 2 is false. Yes, तो जिसको लूका टेस्ट पता है उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आराम से वो कर सकता था. So moving to the next question, question number 29. If the radius of Bohr second orbital of helium plus is this much, what is the radius of third or Bohr orbit of lithium 2 plus ion? So here radius of nth orbital is equal to n square upon z. Constant value is directly proportional to this thing. So we can say radius of lithium upon radius of helium is equal to n third orbit 3 square upon what is the atomic number of lithium is 3 divided by n 2 square upon 2. So that means ये बन जाएगा आपका 3 square upon 3 into 4 2 by 4 2 by 2 square. So कट वट करेंगे तो ये बन जाएगा 105.8 is equal to 3 by 2 into RLI. So that means 105.8 into 1.5. तो डेफिनेटली ये पिकोमीटर में गिवन है तो ए ही मेरा आंसर रहेगा. मेरे हिसाब से तो ए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में मेंशन है. तो बी मेरा आंसर नहीं हो सकता.
ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। चेक कर लेते हैं अभी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है और 5 मिनट के बाद इतनी है, रेट कांस्टेंट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ 0.1 अपॉन 0.001। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 है आई गेस, इनटू log ऑफ 10 raised to power 2 आई गेस। तो ये बन जाएगा K is equal to 2.303 into 2 divided by 5. 2 2s are 4. 4 by 5 is not 1.3. It is approximately 0.9212. Without calculation हम इसका approximate आंसर निकाल सकते हैं। तो B इसका सही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। Yes, B is our right answer. So next question. The correct IUPAC name of the following compound. Correct IUPAC name of the following compound में जरा नेमिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 और we can name as 1 2 3 4 5 6. Now OH is the preferred group, either 4 or 3. So we will pick 3. So it means it should be 3-ol. It should be 3-ol. अब जो 3-ol है आपका वो या तो सी में है या ए में है। अगर सी में मैं जाऊंगा तो है 4 मिथाइल 5 क्लोरो, मिथाइल बाद में आएगा, क्लोरो पहले आएगा, मतलब ए मेरा सही आंसर है। ओके, सो चेक करते हैं इसका सही आंसर। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। तो आपको पूरा नहीं देखना है, जस्ट चेक दी पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो प्रेफर्ड है एंड यू विल गेट द आंसर। 2 ऑप्शन एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच दिस इज हैपनिंग। ओके, सो इक्वेशन इज गिवन। सो दिस इज फ्रॉम द नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बनेगी? E इज इक्वल टू ई नॉट। मैं वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर लेता हूं ताकि मेरा टाइम बच जाए। 10.5 minus 2.303. Okay, I will take it 0.059. 0.059 divided by 2 log of silver is reduced, nickel is okay. Both have same concentration. That means it will become 0.001 upon 0.001 raised to power 2. So that means E is equal to 10.5 minus what is 0.059? That is 0.00295 log of 10 raised to power 2 I guess, right? So E is equal to 10.5 minus very low value 0.029, it will become 0.004. Approximately it should be 10.46 or 54 something. So if I go for the option, ये मेरा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, बी ए आएगा। सो नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, चेक कर लेते हैं आंसर को, ए आना चाहिए। हाँ, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो वही है, नर्नेस्ट इक्वेशन बनाओ, उसकी वैल्यू को पुट करो, आपको आंसर जो है वो सही मिल जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओके, इसका अगर मैं रिएक्शन सीक्वेंस बनाऊं तो मेरे पास ये बनेगा CH2 NH2, ये आगे कन्वर्ट होगा CH2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाई? बिकॉज डाइजोनियम सॉल्ट वाला मिक्सचर गिवन है। आगे है आपके पास वाटर, वाटर क्या बनाएगा आपके पास CH2 and OH। Okay, let us check the answer. CH2OH with benzene ring. If it is there, नहीं तो फिर से देखना पड़ेगा। A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आंसर होगा है। D should be our right answer. Yes, D is our right answer. So आसान था क्वेश्चन, रिएक्शन सीक्वेंस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, the order of energy absorbed which is responsible for the color of complex is this B and C. अब इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने की जरूरत है क्या? यहां पे आप देखोगे तो 3 बाइडेंटेट है, मोनोडेंटेट 1 बाइडेंटेट है,
दो बाइडेंटेट हैं, दैट मीन्स CAB। चेक कर लो, CAB, सी इज माई राइट आंसर। 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो। हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद O3 गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O एंड H एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ओके, डबल बॉन्ड OHCC। अब यहाँ पे C है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगी 1, ओके, 1 2 3 4, 1 in 3 मिथाइल, 1 in 3 मिथाइल, यहाँ है, खत्म, सब खत्म, ए ही हमारा आंसर। तो लेट अस चेक दिस आंसर, ए शुड बी माई राइट आंसर। तो रिवर्स ओजोनोलिसिस करके आपको सही आंसर मिल जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3O2 gives 2O3 for the above reaction at 298 Kelvin. Case is this much. If the concentration of this is this, then concentration of O3 in M is, okay, बहुत आसान, K is equal to O3 raised to power 2 divided by O2 raised to power 3. Now K की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 into 10 raised to power minus 59 is equal to O3 raised to power 2 upon O2 की वैल्यू है 0.04 raised to power 3। तो इसका मतलब O3 is equal to under root 3 into minus 59 into 0.04 raised to power 3। मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज करूंगा। सो कैलकुलेटर में मेरे पास आंसर 4.3 ए आ रहा है। चेक कर लेते हैं। अगर आप वैल्यूज पावर से जाओगे तब भी आपके पास, यस, ए इज माई राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute sodium hydroxide by heating? ये है आपका क्रॉस एल्डोल। अब आपके पास एसीटोन एंड पेंटेनोन है, अब इसको तो बना के देखना पड़ेगा। एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस पेंटेनोन, पेंटेनोन ही है, 2-pentanone, ओके, इट इज 2-pentanone, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब इसका अल्फा यहां भेजोगे तो क्या बनेगा? CH3 COH CH3, यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O, उल्टा हो गया, डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा OH H। Once again we have to write this reaction, okay, let us see। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहां गया है इस ऑक्सीजन के पास, तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा, तो दैट मीन्स CH2 COH CH3 CH2 CH2 CH3, that means there will be a double bond at 1 2 3 1 2 3, third position there should be a double bond। Okay, A is not my answer because they have asked for the not formed. This is not my answer, this is again not my answer, no, CH3 CH3, this may be my answer। चेक करना पड़ेगा, A तो नहीं है डेफिनेटली, B और C और D देख लेते हैं। C और D, C भी बनेगा, D देख लेते हैं। C और A तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, B चेक कर लेते हैं। सो CH3 COH CH3 C H2 C डबल बॉन्ड O CH2, ओके, ये आ गया हमारे पास।
मतलब डी भी नहीं है, डी भी बनेगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी होना चाहिए। बी नहीं फॉर्म हो रहा किसी भी हाल में, चेक करते हैं। सो बी शुड बी माई राइट आंसर। यस, बी इज माई राइट आंसर। तो इसमें क्या करना था आपको कि पेंटेनॉन के सारे अल्फा हाइड्रोजन चेक करने थे और उन सबको अरेंज करना था अकॉर्डिंग। सो दिस इज अवर नीट 2022 फेज 1 पेपर। अच्छा पेपर था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे नीट लेवल के क्वेश्चन थे, फेज 1 के थे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रेजेंट विद द नीट 2022 फेज 2 पेपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. See you soon with the another NEET series paper.